हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक LPP की, मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है क्या, आइए इसके बारे में जानते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में आपको 3 वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में हमें रियल सिचुएशंस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स दी जाती है जो किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है। मीन्स कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। अब इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमें कुछ प्रोग्रामिंग करनी होती है, मीन्स प्लानिंग करनी होती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करना है, तो आप जो भी बिजनेस करोगे आप चाहोगे कि उसमें आपकी कॉस्ट मिनिमम हो और प्रॉफिट मैक्सिमम हो, राइट। तो इसके लिए आप एक प्लानिंग करोगे, मीन्स एक प्रोग्राम डिज़ाइन करोगे। अब आप प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन करोगे जिससे आपको बिजनेस में कम लागत लगानी पड़े, मतलब आपकी कॉस्ट मिनिमम हो लेकिन मुनाफा ज़्यादा हो, मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट हो। बट ये इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि जब भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो हमारे ऊपर कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती है। जैसे जब आप बिज़नेस स्टार्ट करने की सोचते हो तो आपके पास बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लिमिटेड अमाउंट होता है और आपको उसी लिमिटेड अमाउंट से बिज़नेस को स्टार्ट करना होता है। मान लीजिए कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास 5 लाख रुपए हैं, मीन्स 5 लाख रुपीज़ है। तो आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करोगे ना, उसमें आप सिर्फ 5 लाख रुपए ही लगा सकते हो, मीन्स 5 लाख रुपए या इससे कम का अमाउंट लगा सकते हो। उससे ज़्यादा का अमाउंट आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए ही है। तो ये है एक रिस्ट्रिक्शन, मतलब आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप बिज़नेस में सिर्फ 5 लाख रुपए ही लगा सकते हो। तो आपको ऐसा कोई बिज़नेस करना है जिसमें आप 5 लाख रुपए का अमाउंट लगा सकते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा का अमाउंट आपके पास नहीं है। ये हो गई पहली रिस्ट्रिक्शन। मान लेते हैं कि आप फर्नीचर का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो फर्नीचर के बिज़नेस में आप 5 लाख रुपए का अमाउंट लगा सकते हो। इससे ज़्यादा का अमाउंट आपके पास नहीं है तो आप इससे ज़्यादा का अमाउंट नहीं लगा सकते। अब फर्नीचर के बिज़नेस में आपको चेयर्स एंड टेबल्स का मैन्युफैक्चरर करवाना होगा, तो इसके लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, मीन्स लकड़ियों की ज़रूरत होगी। तो आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आप अपने पास में से, जो आपके पास 5 लाख रुपए हैं, उसमें से कुछ अमाउंट रॉ मटेरियल खरीदने में लगाओगे। तो जो आप अमाउंट रॉ मटेरियल खरीदने में लगाओगे वो लिमिटेड है, तो इसलिए आपको रॉ मटेरियल भी लिमिटेड ही मिलेगा। तो ये हो गई सेकंड रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, मतलब आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो भी लिमिटेड है, राइट। अब आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया है, अब आपको इनसे चेयर्स एंड टेबल्स बनवानी है, तो इसके लिए मशीन्स का यूज़ किया जाएगा। अब मशीन्स के काम करने की भी एक टाइम लिमिट होती है, तो हर एक मशीन का अलग अलग टाइम लिमिट होता है। तो चेयर्स एंड टेबल्स को बनाने में मशीन का यूज़ किया जाएगा और मशीन के काम करने की भी टाइम लिमिट है, मतलब यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है। तो ये हो गई थर्ड रिस्ट्रिक्शन जो मशीन के टाइम पर लगी हुई है। अब मान लेते हैं कि मशीन ने टेबल्स एंड चेयर्स भी बना दी है। अब आपको इन चेयर्स को, टेबल्स को स्टोर करना होगा, कहीं रखना होगा, तो इसके लिए आपके पास लिमिटेड स्पेस होगा। मान लेते हैं कि आप सिर्फ अपने गोडाउन में, मतलब आपके पास जहाँ पर भी स्पेस है वहाँ सिर्फ 100 आर्टिकल्स, मतलब 100 चेयर्स एंड टेबल्स को रख सकते हैं। टोटल 100 चेयर्स एंड टेबल्स को ही रख सकते हैं। तो आपको टेबल्स एंड चेयर्स जो है मैन्युफैक्चर करनी है वो सिर्फ 100 ही करनी होगी। मीन्स आप या तो 100 आर्टिकल्स मैन्युफैक्चरर्स करा सकते हैं या फिर इससे कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इससे ज़्यादा टेबल्स या चेयर्स बनवाया तो आप उसको कहाँ स्टोर करोगे, क्योंकि आपके पास जो स्पेस है वो सिर्फ 100 आर्टिकल्स का ही है। तो आपने देखा, आप अगर फर्नीचर का बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहले अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन, आपके पास जो अमाउंट है उसी अमाउंट से आपको बिज़नेस को स्टार्ट करना है। उसके बाद आप जो रॉ मटेरियल खरीदोगे वो भी आपके पास लिमिटेड ही होगा।
उसके बाद आप जो मशीन्स यूज़ कर रहे हो उनके काम करने का जो टाइम है वो भी लिमिटेड है। आपने मशीन से चेयर्स एंड टेबल्स बनवा लिए हैं, अब आपको उनको स्टोर करना है, तो आप जहाँ पर उनको स्टोर करना चाहते हो वहाँ का जो स्पेस है वो भी आपके पास लिमिटेड है। अब आपको इन्हीं लिमिटेशंस, इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को ट्रैकल करते हुए अपने बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना होगा, राइट। बस इसी टाइप्स की प्रॉब्लम्स हमें एलपीपी में दी जाती है। हमें रियल लाइफ पर बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी, उस प्रॉब्लम के लिए हमें प्रोग्रामिंग मीन्स प्लानिंग करनी होगी, और जो भी लिमिटेशंस होंगी, जो भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, उन्हें लीनियर इनइक्वालिटीज़ का यूज़ करते हुए, उनको सॉल्व करते हुए हमें मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना होगा, मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट को निकालना होगा। तो अब आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम्स मीन्स रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, हमें उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना होगा, उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग मीन्स प्लानिंग करनी होगी। उस प्रॉब्लम में हमें जो भी रिस्ट्रिक्शंस, जो लिमिटेशंस दी होगी, उनको लीनियर इनइक्वेशंस का यूज़ करके हमें सॉल्व करना होगा, राइट। तो आई होप अब आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा। क्या हुआ, कुछ समझ में आया है? अच्छे से समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, सब कुछ अच्छे से समझाऊंगी। आइए एलपीपी को एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए एलपीपी को समझने के लिए एक शॉपकीपर का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर डील्स इन 2 आइटम्स, wall hangings and artificial plants. He has rupees 15,000 to invest and a space to store at most 80 pieces. A wall hanging cost rupees 300 and an artificial plant rupees 150. He can sell a wall hanging at a profit of rupees 50 and an artificial plant at a profit of rupees 18. Assuming that he can sell all the items that he buys, formulate a linear programming problem in order to maximize his profit. अब देखिए यहाँ पर शॉपकीपर की प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई है। शॉपकीपर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर शॉपकीपर पर कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन है। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि उसके पास अमाउंट लिमिटेड है, उसके पास 15,000 रुपीज़ ही है, 15,000 रुपीज़ ही है इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। और जो वो आर्टिकल्स खरीदना चाहता है, वॉल हैंगिंग एंड आर्टिफिशियल प्लांट्स, उसको स्टोर करने के लिए उसके पास जो स्पेस है उसमें सिर्फ 80 पीसीज ही आ सकते हैं, राइट। अब एक वॉल हैंगिंग का कॉस्ट रुपीज़ 300 है और एक आर्टिफिशियल प्लांट का जो कॉस्ट है वो रुपीज़ 150 है। अब एक वॉल हैंगिंग को सेल करने के बाद उसे प्रॉफिट होता है 50 रुपीज़ का, और आर्टिफिशियल प्लांट को सेल करके उसे प्रॉफिट होता है 18 रुपीज़ का। अब इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को यूज़ करके हमें करना क्या है, एक ऐसी प्लानिंग करनी है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो शॉपकीपर पर सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है, अमाउंट की, राइट। अमाउंट, अगर हम अमाउंट की बात करें तो उसके पास कितना अमाउंट है, रुपीज़ 15,000, उसके पास इतना अमाउंट है और वो इतना अमाउंट ही लगा सकता है, राइट। जो शॉपकीपर है उसके पास टोटल अमाउंट कितना है, 15,000, इतना अमाउंट है और वो इतना अमाउंट ही लगा सकता है। चलिए ठीक है। अब मैक्सिमम आइटम्स जो उसके पास है स्टोर करने के लिए वो कितने हैं, 80। मतलब उसके पास जो जगह है ना उसमें वो सिर्फ 80 आइटम्स को ही स्टोर कर सकता है, राइट। चलिए अब 2 आइटम्स कौन कौन से हैं, एक तो है वॉल हैंगिंग और दूसरा है आर्टिफिशियल प्लांट, राइट। अच्छा, अब जो वॉल हैंगिंग है एक की कॉस्ट कितनी है, एक वॉल हैंगिंग की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है रुपीज़ 300, राइट। और एक वॉल हैंगिंग को सेल करके उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसका प्रॉफिट कितना है, रुपीज़ 50। ऐसे ही आर्टिफिशियल प्लांट जो है उसका एक का कॉस्ट कितना दिया हुआ है,
कॉस्ट है ₹150 और एक आर्टिफिशियल प्लांट को सेल करके उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है ₹18 का, राइट, ₹18 का। तो ये हमें कंडीशंस दी हुई हैं, राइट। अच्छा, अब देखिए, अब इन सारी रिस्ट्रिक्शंस को यूज़ करके हमें करना क्या है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है शॉपकीपर के ऊपर, इन सब को ट्रैकल करते हुए हमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाना है, हमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वो कितने वॉल हैंगिंग और कितने आर्टिफिशियल प्लांट खरीदें, राइट, जिससे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड अगर यूज़ करें तो क्या होगा, देखिए, हम मान लेते हैं कि वो वॉल हैंगिंग जो है, वो 50 वॉल हैंगिंग खरीदता है, ठीक है, वॉल हैंगिंग जो है वो 50 खरीदता है, और आर्टिफिशियल प्लांट्स जो हैं वो भी वो 50 खरीदता है। हम इस तरह से मान के चल रहे हैं, राइट। हमने मान लिया कि वो 50 वॉल हैंगिंग्स खरीदता है और आर्टिफिशियल प्लांट्स भी वो 50 खरीदता है। तो देखते हैं कि उसे कितना कॉस्ट लगेगा इसके लिए। एक वॉल हैंगिंग का कॉस्ट कितना है, 300, राइट, 300। तो 50 का कितना होगा, 300 इंटू में 50 प्लस एक आर्टिफिशियल प्लांट का कॉस्ट कितना है, 150, राइट। तो 50 आर्टिफिशियल प्लांट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये हो गया टोटल कॉस्ट, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए 15,000 तो यहीं पर ही आ गया है, और यहाँ पर आ जाएगा 7,500। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 22,500। मतलब अगर वो 50 वॉल हैंगिंग्स खरीदता है और आर्टिफिशियल प्लांट्स भी वो 50 खरीदता है तो उसे इतना अमाउंट देना पड़ेगा, बट उसके पास तो 15,000 रुपीज़ ही हैं, उसके पास 15,000 रुपीज़ ही हैं। अगर वो 50 वॉल हैंगिंग्स और आर्टिफिशियल प्लांट्स भी 50 खरीदता है तो उसे टोटल 22,500 रुपीज़ देने होंगे, लेकिन उसके पास तो 15,000 रुपीज़ ही है, तो इसका मतलब वो इतना अमाउंट नहीं खरीद सकता, राइट। ये रिस्ट्रिक्शन है। चलिए, अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, अगर मान लेते हैं कि उसने 50 वॉल हैंगिंग्स खरीदे और 50 ही उसने आर्टिफिशियल प्लांट्स खरीदे, तो इस केस में क्या होगा, टोटल आइटम्स कितने हुए, 100, टोटल आइटम्स कितने हुए, 100, जो कि 80 से ज़्यादा हैं, उसके पास जो स्पेस है उसमें मैक्सिमम आइटम्स जो हैं वो सिर्फ 80 ही आ सकते हैं। लेकिन अगर हम वॉल हैंगिंग भी 50 खरीद लेते हैं और आर्टिफिशियल प्लांट्स भी 50 खरीद लेते हैं तो वो 100 हो जाएगा, और उसके पास 100 आइटम्स को रखने का स्पेस नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा और ये गलत भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से समझिए। तो देखिए, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं लेट x बी द नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग्स एंड y बी द नंबर ऑफ artificial plants that the dealer buys and सेल्स। ठीक है, तो हमने मान लिया x जो है वो नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग्स है और y जो है वो नंबर ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट्स है जो डीलर खरीदता है और बेचता है। तो अब एक बात बताइए, नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स वो कभी नेगेटिव में होते हैं क्या? हम कभी कहते हैं कि मैंने -5 एप्पल्स खरीदे हैं, या फिर हम कभी कहते हैं कि मैंने -10 पेन्स खरीदे हैं? नहीं। ये जो नंबर्स होते हैं ना, रियल लाइफ सिचुएशन में जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा x होगा वो भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा और y भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू या तो 0 के इक्वल हो सकती है, मतलब हमने कोई वॉल हैंगिंग खरीदा ही नहीं, राइट,
या फिर उससे 0 से ज़्यादा होगी। सेम कंडीशन हमारी y के लिए भी होगी, राइट। ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है, इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ध्यान से समझना, अब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। तो ये जो हमने लिया है ना, x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, राइट। मतलब हमने वॉल हैंगिंग जो है वो हमने x लिया है और आर्टिफिशियल प्लांट्स जो हमने y लिया है, राइट। अच्छा, अब देखिए, अगर एक वॉल हैंगिंग का कॉस्ट 300 है, एक वॉल हैंगिंग का कॉस्ट 300 है, तो x वॉल हैंगिंग का कॉस्ट कितना होगा? 300 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। 300 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x वॉल हैंगिंग का कॉस्ट आ गया है। अच्छा, अब हमने आर्टिफिशियल प्लांट्स कितने खरीदे हैं? y। एक का कॉस्ट कितना है? 150, तो y का कितना हो जाएगा? 150y, राइट। तो इतना अमाउंट उस शॉपकीपर को, उस डीलर को देना होगा x वॉल हैंगिंग्स खरीदने के लिए एंड y आर्टिफिशियल प्लांट्स खरीदने के लिए। और ये जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट है, ये या तो 15,000 के इक्वल होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, या तो 15,000 के इक्वल होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, राइट। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ना, जिसमें टोटल कॉस्ट जो है वो 22,500 आ रहा था, राइट। ये तो ज़्यादा था ना, ये तो 15,000 से ज़्यादा था, तो इतना अमाउंट तो उसके पास था नहीं। तो ये जो अमाउंट है ना, ये वाला अमाउंट, वो इससे कम होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो उसने x वॉल हैंगिंग खरीदे, y आर्टिफिशियल प्लांट्स खरीदे, और जो भी कॉस्ट आ रहा होगा ना, वो इसके इक्वल या इससे कम का होगा, राइट। चलिए, अब एक रिस्ट्रिक्शन को हमने यहाँ पे लगा दिया। रिस्ट्रिक्शन किसकी है ये? उसके बाद जो अमाउंट है, उसके बाद जो अमाउंट है, उस पर रिस्ट्रिक्शन थी ना कि वो 15,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लगा सकता, तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब सेकंड रिस्ट्रिक्शन किस पे है कि वो जो आइटम्स खरीदेगा ना, जो वो आइटम्स खरीदेगा वो 80 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आइटम्स उसने क्या क्या खरीदे हैं? x तो वॉल हैंगिंग्स खरीदे हैं और y इसने आर्टिफिशियल प्लांट्स खरीदे हैं। अब ये जो नंबर्स में है ना, ये 80 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इनकी जो संख्या है, इनके जो नंबर्स हैं, वो 80 या 80 से कम होनी चाहिए, राइट। 80 या 80 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो दो है ना, ये इनको हम कहते हैं सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस। ये देखिए, तो अब आपके सामने दो टाइप की रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी है। पहली नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस मतलब जो नंबर्स हैं वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होते हैं। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन जो शॉपकीपर पे अप्लाई हुई थी कि उसके पास अमाउंट ही इतना था और उसके पास स्पेस इतना था। तो ये जो है ना, इनको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स, इनको कहा जाता है कंस्ट्रेंट्स। जब भी आप एलपीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको वहाँ पर ऐसे वर्ड्स नज़र आएंगे, तो आप सोचोगे ये क्या भला है, ये है क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको एग्जांपल लेकर हर चीज़ समझा रही हूँ। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब रियल लाइफ सिचुएशन में जो नंबर्स होते हैं ना, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होते, तो इसलिए हम ये रिस्ट्रिक्शन उस पर लगाते हैं। दूसरी रिस्ट्रिक्शन, जो भी हमें प्रॉब्लम दी होगी ना, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होगी। जैसे यहाँ पर शॉपकीपर के पास रिस्ट्रिक्शन है क्या, कि उसके पास अमाउंट इतना है तो वो इससे कम का अमाउंट का सामान खरीदेगा, और उसके बाद जो आइटम्स रखने का स्पेस है वो भी सिर्फ 80 आर्टिकल्स का ही है। तो वो जो भी वो सामान खरीदेगा, है ना, वॉल हैंगिंग और आर्टिफिशियल प्लांट्स, वो नंबर्स में 80 के इक्वल या 80 से कम होने चाहिए। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, इनको हम कहते हैं सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, राइट। चलिए, रिस्ट्रिक्शन तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब मेन काम क्या है हमारा? शॉपकीपर को मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाना, शॉपकीपर को मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाना, और उसको हम मानते हैं जेड, उसको हम मान लेते हैं जेड, ठीक है। लेट जेड बी द प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। जेड जो है वो प्रॉफिट फंक्शन है, हमने जेड को प्रॉफिट फंक्शन मान लिया, ठीक है। तो अब जेड कैसे निकाल सकते हैं?
वॉल हैंगिंग पर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक को सेल करने के बाद 50। टोटल हमने कितना वॉल हैंगिंग खरीदे हैं, एक्स। अगर एक पे उसे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो एक्स पे कितना होगा, 50x का, प्लस आर्टिफिशियल प्लांट पे उसे 18 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है एक पर, तो वाई पे कितना होगा, 18y। ये आ गया हमारा प्रॉफिट फंक्शन, राइट। और इसी को हमें मैक्सिमम दिखाना है। ये जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है शॉपकीपर की, उसमें हमें इसी को मैक्सिमम दिखाना है, इसी को हमें मैक्सिमम दिखाना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। यही है लीनियर प्रोग्रामिंग, यही है लीनियर प्रोग्रामिंग। हमें एक प्रॉब्लम दी हुई थी, शॉपकीपर की प्रॉब्लम, हमने उसमें प्रोग्रामिंग की। ये देखिए, ये सारी हमने प्रोग्रामिंग की तो की है ना। और प्रोग्रामिंग जब हमने की है उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो रिस्ट्रिक्शंस, उनको हमने लीनियर इनइक्वलिटीज़ में लिखा है। ये लीनियर इनइक्वलिटीज़ है और ये लीनियर इक्वेशन है, राइट। तभी तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, LPP, इसका मतलब अब आपको समझ आ रहा होगा। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो शॉपकीपर की प्रॉब्लम थी, राइट, उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस थी हमने उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग की। ये है प्रोग्रामिंग, राइट, ये हमने प्रोग्रामिंग कर लिया है। और जो रिस्ट्रिक्शंस थी ना उसको हमने लीनियर इनइक्वलिटीज़ और लीनियर इक्वेशन में लिख लिया है, राइट। अब आगे जो होगा, हम इन इक्वेशंस को ग्राफ में सॉल्व करके हम निकालेंगे कि हमें कितने वॉल हैंगिंग खरीदने चाहिए और कितने आर्टिफिशियल प्लांट खरीदने चाहिए कि शॉपकीपर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और ये हम कैसे निकालेंगे, ग्राफ को सॉल्व करके, ग्राफ से इन इक्वेशन को सॉल्व करके, राइट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में ये प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आइए एक और रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम है, ए स्मॉल फर्म मैन्युफैक्चर्स नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स। The total number of necklace and bracelets that it can handle per day is at most 24. It takes 1 hour to make a bracelet and half an hour to make a necklace. The maximum number of hours available per day is 16. If the profit on a necklace is ₹100 and that on bracelet is ₹300, formulate an LPP for finding how many of each should be produced daily to maximize the profit, it being given that at least one of each must be produced। तो ये हमारे सामने प्रॉब्लम है। आइए इसके लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम दी हुई है, इस प्रॉब्लम में हमें ये बताना है कि कितने नेकलेस एंड कितने ब्रेसलेट बनाए जाए एक दिन के अंदर कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस क्या है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है यहाँ पर कि एक दिन में नेकलेस एंड ब्रेसलेट जो हैं वो टोटल 24 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 24 या 24 से कम हो सकते हैं, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये है पहली रिस्ट्रिक्शन। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि नेकलेस को बनाने के लिए आधा घंटा लगता है और ब्रेसलेट को बनाने के लिए 1 आवर का टाइम लगता है। और टोटल एक दिन में सिर्फ 16 घंटे ही काम हो रहा है, 16 आवर्स ही काम हो रहा है। तो मतलब इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों के टाइम को मिलाकर जो टाइम है वो 16 आवर्स के इक्वल या इससे कम लगना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि कितने नंबर्स ऑफ नेकलेस एंड कितने नंबर्स ऑफ ब्रेसलेट बनाए जाए कि प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। अब हमें ये मालूम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट x बी द नंबर ऑफ necklaces and y be the number of bracelets that he produced
पर डे, राइट। तो हमने मान लिया कि x नंबर ऑफ नेकलेस एंड y नंबर्स ऑफ ब्रेसलेट जो है एक दिन में प्रोड्यूस किया जाए, राइट। अच्छा, अब पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि नंबर्स जो है ना वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होते हैं, नंबर्स जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं होते हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नेकलेस जो है वो भी 0 से ज़्यादा होगा नंबर्स में और ब्रेसलेट भी 0 से ज़्यादा होगा नंबर्स में। लेकिन जो लास्ट लाइन दी हुई है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन में कहा गया है इट बीइंग गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ ईच मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिस्ट्रिक्शन है। कैसी रिस्ट्रिक्शन है? यहाँ पे बोला गया है कि जो नेकलेस का जो नंबर है, मतलब नेकलेस और जो ब्रेसलेट है वो कम से कम एक तो बनना ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नेकलेस एक भी नहीं बनाया, सारे के सारे आपने ब्रेसलेट बना दिए, या आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि आपने सारे के सारे नेकलेस बना दिए, एक भी ब्रेसलेट नहीं बनाया। तो यहाँ पर उस कंडीशन ये है कि कम से कम एक तो नेकलेस होना चाहिए और कम से कम एक ब्रेसलेट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है, मतलब जो नेकलेस है, या तो 1 हो या इससे ज़्यादा हो। और सेम यही कंडीशन उसने ब्रेसलेट के लिए भी लगाई है कि ब्रेसलेट या तो 1 हो या इससे ज़्यादा हो, राइट। कंडीशन यही है ना, इट बीइंग गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ ईच मस्ट बी प्रोड्यूस। कम से कम इनमें से जो भी दोनों में से कम एक किसी ना किसी को प्रोड्यूस करना ही है, मतलब एक जरूर होना चाहिए, राइट। तो ये जो है ना ये हमारी है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। चलिए अब बात करते हैं कि हम एक दिन में कितने नेकलेस एंड कितने ब्रेसलेट बना सकते हैं। उसने कहा 24 से ज़्यादा, 24 से ज़्यादा नहीं बन सकते एक दिन में। तो इसका मतलब नंबर ऑफ नेकलेस कितने x, नंबर ऑफ ब्रेसलेट कितने y, तो इनका जो टोटल नंबर होगा वो या तो 24 के इक्वल होगा या 24 से कम होगा, राइट। ये तो नंबर्स के लिए जो रिस्ट्रिक्शन थी वो हो गई है। अब टाइम के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है। टाइम के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है देखिए, ये कहता है कि जो नेकलेस है, नेकलेस को बनाने में आधा घंटे का टाइम लगता है। एक नेकलेस को बनाने में आधे घंटे का टाइम लग रहा है, एक नेकलेस को बनाने में। तो आप सोचिए एक्स नेकलेस को बनाने में कितना टाइम लगेगा, एक्स नेकलेस को बनाने में कितना टाइम लगेगा। अगर एक को हाफ लग रहा है तो एक्स को कितना लगेगा, एक्स इंटू में हाफ। ऐसे ही अगर एक ब्रेसलेट को बनाने में 1 आवर का टाइम लग रहा है, राइट, तो वाई ब्रेसलेट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, वाई इंटू में 1। ये हो गया टाइम, और ये जो टाइम है ना ये टाइम ये 16 आवर्स से कम या इसके इक्वल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 16 आवर्स का ही काम हो रहा है। एक दिन में जो काम हो रहा है वो सिर्फ 16 आवर्स तक ही हो रहा है। तो 16 आवर्स से ज़्यादा का टाइम नहीं ले सकते नेकलेस और ब्रेसलेट को बनाने में, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे यहाँ पे 2 है, बोथ साइड अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, अगर बोथ साइड आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, ये 2y हो जाएगा और यहाँ पर ये 32 हो जाएगा, राइट। इनइक्वलिटी सॉल्व करनी आपको आती होगी। तो यहाँ पर सेकंड रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कंडीशन आ गई है। तो ये हो गया x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 32। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये रिस्ट्रिक्शन किसके लिए है, नंबर्स के लिए, कि एक दिन में नेकलेस एंड ब्रेसलेट 24 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और ये है टाइम की रिस्ट्रिक्शन, मतलब एक नेकलेस को बनने में हाफ आवर का टाइम लगता है, तो एक्स नेकलेस को बनने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम। अगर एक ब्रेसलेट को बनने में 1 आवर का टाइम लगता है तो वाई ब्रेसलेट को बनने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। और ये हो गया टोटल टाइम, और ये जो टाइम है ना वो 16 आवर से कम या इसके इक्वल हो सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए मैंने क्या कहा था, ये हमारे क्या है, ये जो हमारी रिस्ट्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, राइट। अच्छा ये भी हमने लिख लिया, सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। चलिए अब बात करते हैं, हमें इसमें निकालना क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट है ना, उसको हम z मान लेते हैं। तो हमने मान लिया z। अब एक नेकलेस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है,
एक नेकलेस पे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। एक नेकलेस पे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स नेकलेस पे कितना होगा 100x प्लस अगर एक ब्रेसलेट पर 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो वाई ब्रेसलेट पे कितना होगा 300y, राइट। अच्छा, ये है हमारा प्रॉफिट फंक्शन। मैं लास्ट एग्जाम्पल में आपको बताना भूल गई थी, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो एलपीपी जो है ना वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, एक नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, एक सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, और थर्ड जो है वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखिए हमें जो प्रॉब्लम दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रोग्रामिंग कर ली है, राइट। उसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रोग्रामिंग कर ली है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए फ्रॉम द गिवन डाटा, फ्रॉम द गिवन डेटा we can mathematically formulate the LPP as, कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमें करना क्या है, मैक्सिमाइज, हमें z को मैक्सिमाइज करना है। z क्या है 100x प्लस में 300y, ठीक है। ये जो हमें डेटा गिवन था इससे हम मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें मैक्सिमाइज करना है इसको कंडीशन के साथ। कौन सी कंडीशंस, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, देखिए रिस्ट्रिक्शन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24, x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 32, और साथ में x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देखिए जो भी हमें प्रॉब्लम दी होगी ना उसको हम इस तरह से प्रोग्राम करेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। जिसको भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, जिस फंक्शन को भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसको आप कहोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हर एक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होगी, इनको हम बोलते हैं सेट ऑफ, ये देखिए इनको हम बोलते हैं सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, और ये हमारा है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एलपीपी में हम करते क्या हैं, राइट। अच्छा, अब देखिए हमने ये प्रोग्रामिंग तो कर लिया, राइट, लेकिन हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना है कि हम कितने नंबर ऑफ नेकलेस एंड कितने नंबर्स ऑफ ब्रेसलेट खरीदे कि जो डीलर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। हमें निकालना क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू, और वो कैसे निकालेंगे, ग्राफ से। कैसे निकालेंगे, ग्राफ से निकालेंगे, राइट। ग्राफ से सॉल्व करके हम यहाँ पर बताएंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ नेकलेस एंड कितने नंबर ऑफ ब्रेसलेट खरीदना चाहिए जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो चलिए अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम सीखते हैं कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे और प्रोग्रामिंग करने के बाद ग्राफ से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए अब लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आइए एलपीपी को समझने के लिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है, ए स्मॉल फर्म manufactures gold rings and chains. The combined number of rings and chains manufactured per day is at most 24. It takes 1 hour to make a ring and half an hour for a chain. The maximum number of hours available per day is 16. If the profit on a ring is rupees 300 and on a chain is rupees 190, how many of each should be manufactured daily so as to maximize the profit? चलिए अब इस क्वेश्चन के लिए पहले प्रोग्रामिंग करते हैं, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि नंबर ऑफ रिंग्स एंड नंबर ऑफ चेन्स जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 24 ही बन सकते हैं एक दिन में, राइट। उसके बाद टाइमिंग पर रिस्ट्रिक्शन है।
क्वेश्चन में कहा गया है रिंग को बनने में 1 आवर का टाइम लगता है। एक रिंग को बनने में 1 आवर का टाइम लगता है और एक चेन को बनने में हाफ आवर का टाइम लगता है और एक दिन में टोटल जो आवर्स हैं जो अवेलेबल है वो 16 आवर्स है, राइट। ये दो रिस्ट्रिक्शन हमें दी हुई है। अब आगे कहा गया है कि रिंग पर जो प्रॉफिट है, एक रिंग पर जो प्रॉफिट है वो 300 रुपीज़ है और एक चेन पर जो प्रॉफिट है वो ₹190 है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है एक दिन में कितने रिंग और कितने चेन्स बनाए जाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, राइट। अब हमें ये तो मालूम नहीं है कि एक दिन में कितने रिंग और कितनी चेन बनाई जाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रिंग्स एंड y be the number of chains manufactured daily। तो हमने मान लिया x गोल्ड रिंग्स और y नंबर ऑफ चेन्स एक दिन में बनने चाहिए जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, राइट। अच्छा, अब ये जो नंबर्स हैं ये नेगेटिव में तो नहीं हो सकते, तो पहली जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होगी वो क्या होगी कि x भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा और y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, राइट। पहली रिस्ट्रिक्शन तो ये हो गई। तो ये हमारी क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। चलिए अब आगे की रिस्ट्रिक्शन देखते हैं। आगे कहा गया है कि गोल्ड की रिंग और चेन को मिलाकर टोटल एक दिन में 24 ही बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। तो ये हो गई गोल्ड रिंग्स, ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ चेन्स, इन दोनों को मिलाकर एक दिन में 24 ही आइटम्स बन सकते हैं, मतलब या तो 24 या 24 से कम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, राइट। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन क्या है, टाइमिंग की। तो टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शन क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है एक रिंग को बनने में 1 आवर का टाइम लगता है। तो एक्स रिंग को बनने में कितना टाइम लगेगा, अगर एक रिंग को बनने में 1 आवर का टाइम लग रहा है तो एक्स रिंग को बनने में टाइम लगेगा एक्स इंटू में 1 प्लस अगर एक चेन को बनने में हाफ आवर का टाइम लगता है तो वाई चेन को बनने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, राइट। और ये जितना भी टाइम लगे, ये 16 आवर के इक्वल या इससे कम होना चाहिए, राइट। 16 आवर्स के इक्वल या इससे कम होना चाहिए। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटीज आपको सॉल्व करना आता है। यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो डिनोमिनेटर में 2 है, तो हमें क्या करना होगा, इस 2 को हटाने के लिए बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब यहाँ पर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर y रह जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 32, राइट। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये टाइम की रिस्ट्रिक्शन है, राइट। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 32, राइट। तो ये हमारा क्या है, कंस्ट्रेंट्स, राइट। ये है सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, राइट। अब हमें क्या निकालना है, फंक्शन। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन लेना है जिसको हमें मैक्सिमम दिखाना है। मैक्सिमम किसको दिखाना है, प्रॉफिट वाले फंक्शन को। तो हम मान लेते हैं प्रॉफिट फंक्शन को z, राइट। अब एक रिंग पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 300 रुपीज़ का। तो x रिंग पर कितने का प्रॉफिट होगा, 300x का। एक चेन पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 190 रुपीज़ का। तो y चेन पे कितने का प्रॉफिट होगा, 190 y, इतना प्रॉफिट होगा, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। तो रिस्ट्रिक्शन 2 टाइप की है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन और ये जिसको हम सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, राइट। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। देखिए
फ्रॉम द गिवन डेटा, from the given data we can mathematically formulate the LPP as, सबसे पहले किस फंक्शन को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमाइज z, z क्या है हमारा 300x प्लस 190y, राइट, और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या है, x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 24, x 2x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 32, राइट, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लीजिए हम इसको इस तरह से प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x और y की वैल्यू, मतलब कितने नंबर ऑफ गोल्ड रिंग्स एंड कितने नंबर ऑफ गोल्ड चेन बनाया जाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, राइट, इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए एलपीपी के किसी भी क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, कॉर्नर पॉइंट मेथड और दूसरा है आईएसओ प्रॉफिट आईएसओ कॉस्ट मेथड। जो कोर मैथ्स वाले हैं उनके सिलेबस में सिर्फ कॉर्नर पॉइंट मेथड ही है, लेकिन जो अप्लाइड मैथ्स वाले हैं उनके में पहले ये दोनों मेथड हुआ करते थे, लेकिन इस साल उनके में से ये मेथड जो है ये हटा दिया गया है। अब उनको भी एलपीपी के प्रॉब्लम्स को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कॉर्नर पॉइंट मेथड का ही यूज़ करना है, राइट। तो देखिए हमारा थर्ड एग्जांपल में जो कंडीशंस थी वो ये कंडीशंस थी, मतलब हमें इस फंक्शन को मैक्सिमम दिखाना है और जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी, मतलब जो कंस्ट्रेंट्स थे वो ये थे, राइट। अब इसको हमें कॉर्नर पॉइंट मेथड से सॉल्व करना है। तो इनको कॉर्नर पॉइंट मेथड से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारी इनइक्वलिटीज़ है ना, ये जो हमारी इनइक्वलिटीज़ है इनको हम एक स्ट्रेट लाइन मान लेंगे। तो देखिए पहले x प्लस वाई जो है इसको हम इक्वल टू 24, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये मान लिया। और दूसरी इक्वेशन जो है उसको हम मान लेते हैं उसके अकॉर्डिंग 2x प्लस में y इज इक्वल टू 32, हमने ये दूसरी इक्वेशन ले लिया, राइट। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना आपको आता है, आपने 10th में ये सीखा हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, राइट। हम यहाँ से 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स निकालें x और यहाँ पर y, राइट। अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूँ तो y क्या आएगा 24, और अगर मैं y की वैल्यू को 0 पुट करूँगी तो x की वैल्यू क्या आएगी 24, राइट। अच्छा अब इसकी बात करते हैं, इसके पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं, 2 पॉइंट्स। यहाँ पे x यहाँ पे y। अब देखिए अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 32, y की वैल्यू 32, और अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, x की वैल्यू 16, राइट। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने ये पॉइंट्स निकाल लिए हैं। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। तो पहले इसे इरेज कर देते हैं। चलिए तो पहले यहाँ पर चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आइए अब इन लाइंस को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं x प्लस वाई इजिकल टू 24 वाली लाइन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर x की वैल्यू 0 होगी, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 24 होगी, राइट। x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू 24 होगी। तो चलिए x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 24 होगी। 24 कहाँ होगा, 24 कहाँ होगा, ये 25 के कहीं यहीं आसपास होगा, राइट। तो एक पॉइंट हमने ये ले लिया। अच्छा आगे क्या है, अगर y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी 24 है। तो 24 हम मान लेते हैं यहाँ पर कहीं है, राइट। 24 यहाँ पे कहीं है, हमने ये मान लिया। चलिए अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन को मुझे ड्रॉ करना है। चलिए
राइट। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। राइट। तो ये वो लाइन है। ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है x + y = 24। ये वाली लाइन है। चलिए अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन क्या है? 2x + y = 32। x की वैल्यू अगर 0 होगी, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y 32 होगा। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पे 32, ये 30 है। राइट। इसके यहाँ मान लेते हैं। चलिए ये हमारा 32। राइट। चलिए, और अगर y हमारा 0 है तो ये 16 होगा। 16, तो 16 यहाँ कहीं मान लेते हैं, यहाँ कहीं ये 16 है। राइट। अब इन दोनों लाइन पॉइंट्स को भी हमें ज्वाइन करना है। चलिए करते हैं। तो ये लीजिए, ये हमने इनको ज्वाइन कर लिया। इस लाइन को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। चलिए, तो अब ये लाइन कौन सी हो गई है? ये लाइन है हमारी 2x + में y = 32। ये हमारी ये लाइन है। राइट। लाइन्स तो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, x + y <= 24 था। राइट। और 2x + y ये भी <= 32 था, है ना। ये हमारी रिस्ट्रिक्शंस थी। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे x + y = 24, इसको कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, तो आप बता सकते हो कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे ना, x + y = 24 के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे इस लाइन के ऊपर, ये सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली सेम ऐसे इस इक्वेशन को कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आ रहे होंगे, जितने भी पॉइंट्स, वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन इसको कौन सेटिस्फाई करेगा? x + y <= 24। कौन से पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे? कौन से पॉइंट्स? आप खुद देखिए। अगर मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 लूँ, क्या ये सेटिस्फाई होगा? अगर x की जगह 0, y की जगह 0 पुट कर दिया तो यहाँ 0 आएगा, और 0 जो है 24 से छोटा होता है। हाँ, तो मतलब ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए मैंने लिया 5 और 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5, कहाँ होगी? यहाँ पर, यहाँ होगी ना। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, 5 + 5 10, 10 जो है 24 से छोटा होता है ना। तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमें वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं इस ग्राफ में, हमें वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे हम कैसे कितने सारे पॉइंट्स निकालेंगे? अगर हम एक एक करके सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे ईजी वाला पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे ईजी पॉइंट कौन सा होता है? 0 0 वाला। राइट। तो हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में हम यहाँ पर पुट करते हैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0 पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये कंडीशन ट्रू है? ये ट्रू है। राइट। तो इसका मतलब ऑरिजिन की तरफ, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन से नीचे जितने भी ऑरिजिन की तरफ पॉइंट्स हैं, ऑरिजिन जब ट्रू होगा तो ऑरिजिन के पास जाना है। जब ट्रू होगा तो ऑरिजिन के पास जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। और अगर ये ट्रू नहीं होता तो ऑरिजिन से दूर भागना होता। तो तब उस केस में क्या होता? ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं ना, ऊपर वाले, इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स, वो इसको सेटिस्फाई करते। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब ये ट्रू आया है, इसका मतलब ऑरिजिन की तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। और अगर ये फॉल्स आता तो ऑरिजिन से दूर, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो अभी ये ट्रू है, इसका मतलब इस लाइन के नीचे ऑरिजिन की तरफ सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब यहाँ पर भी सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ पर भी जितने भी पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ऑरिजिन की तरफ है ना, ये है ना, इस लाइन की बात कर रहे हैं। और ये लाइन यहाँ पर भी सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब आप यहाँ से कोई भी पॉइंट उठा लो, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, ये सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। राइट। चलिए अब दूसरे वाले इनइक्वलिटी की बात करते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x = 0 और y = 0 पुट करेंगे। राइट। तो यहाँ पर भी अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये भी देखिए यही आएगा,
ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू। इसका मतलब ओरिजिन की तरफ जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, ओरिजिन की तरफ, वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब नीचे यहाँ पर, राइट, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी इस इनइक्वलिटी को पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, राइट। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको याद होगा ये वाली कंडीशन थी, इसमें नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ना तो x की वैल्यू और ना ही y की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखो, यहाँ से अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं तो नीचे यहाँ पर आपको पता है y की जो वैल्यू है नेगेटिव होगी, y यहाँ पर नेगेटिव होगा, x तो हमारा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर x हमारा पॉजिटिव है, लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब ये कंडीशन कहती है कि हम y को नेगेटिव नहीं ले सकते, तो यहाँ तो हम यहाँ से हम कोई पॉइंट नहीं ले सकते। चलिए अब बात करते हैं यहाँ की। अगर हम, क्या ये वाला रीज़न जो होगा, ये जो है, क्या ये इन दोनों इक्वेशन को, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। ये जो है ना, ये सिर्फ इस लाइन, ये जो लाइन है ना, इस लाइन मतलब इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूँ ना, जब आप इस तरह से ड्रॉ कर लेते हो, जहाँ पर आपके मैक्सिमम नंबर एरोज होंगे ना, मैक्सिमम नंबर, जिस रीजन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एरोज होंगे, वही एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे ना, वो दोनों इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एरोज हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एरोज कौन से रीजन में है? देखिए यहाँ पर इस रीजन में सिर्फ एक ही एरो है, यहाँ पर इस रीजन में सिर्फ एक ही एरो है, यहाँ पर भी एक ही है और यहाँ पर भी एक ही है, लेकिन हम इन पॉइंट्स को ले नहीं सकते क्योंकि इस कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इस रीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एरो हैं, 2, तो इसका मतलब इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, ये सारे इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा ना, वो ये वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन। तो इसको शेड कर देते हैं। तो इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई करेंगे, वो इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। अब इस रीजन को क्या कहते हैं? ये जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं फिजिबल रीजन। ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन, राइट। इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स आते हैं ना, वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो चलिए, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और हमने ये शेड कैसे किया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एरो जिस रीजन के अंदर होंगे ना, वही जो है वो दोनों इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। चलिए, अब एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट मेथड है ना, ये कॉर्नर पॉइंट मेथड है। तो यहाँ पर ये जो फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन, इसके कॉर्नर कौन कौन से हैं? देखिए, पहला कॉर्नर तो यही है, इसका पॉइंट क्या होगा, 0 0, राइट। दूसरा कॉर्नर ये है, इसको मैं ए मान लेती हूँ, ए। ये पॉइंट क्या था, 16 एंड 0, राइट, 16 एंड 0, ठीक है। उसके बाद एक और ये पॉइंट है इस रीजन का, है ना, इसको मैं बी मान लेती हूँ। अभी ये पॉइंट मुझे मालूम नहीं है क्या है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको मैं सी मान लेती हूँ, इस पॉइंट को यहाँ लिख देती हूँ सी, राइट। अब ये पॉइंट क्या है, 25 से नीचे वाला पॉइंट था ना ये 24, लेकिन ये वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हमारा 0 होगा और वाई एक्सिस पे ये 24 है, राइट। समझ में आया मैंने पॉइंट्स कैसे निकाले हैं? ये तो आपको पता है 0 0 है। ये जब मैंने ड्रॉ किया था तो मैंने क्या ड्रॉ किया था यहाँ पर कि y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 16 है, ऐसे ड्रॉ किया था ना। और यहाँ पे जब ड्रॉ किया था, कैसे ड्रॉ किया था कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 24 है, राइट। अब सिर्फ b पॉइंट रह गया निकालना। b पॉइंट कैसे निकालेंगे? ये जो b पॉइंट है, इन दोनों का देखिए, ये देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग x + y = 24 एंड 2x + y = 32। चलिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x + y = 32 और x + में y = 24। चलिए साइन चेंज कर दिए, तो यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 8।
ये x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ यहाँ से, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 24 में से 8 माइनस करेंगे 16, राइट। तो b पॉइंट आ गया मेरे पास। ये जो b पॉइंट है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x की वैल्यू आई है 8 और y की वैल्यू आई है 16, y की वैल्यू 16। तो b पॉइंट हो गया 8 एंड 16, राइट। सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकाल लिए, सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकाल लिए। चलिए अब निकालते हैं कि कौन से पॉइंट पर हमारा z जो होगा, z फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। चलिए आइए अब सारे कॉर्नर पॉइंट्स को लेते हैं और z की वैल्यू निकालते हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन, राइट। पहला कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारी z की वैल्यू आएगी 0, राइट। यहाँ पर z की वैल्यू 0 मतलब अगर आपने एक भी गोल्ड रिंग नहीं बनाई है, एक भी चेन नहीं बनाई है, इसका मतलब यही हुआ ना, x क्या था, नंबर ऑफ गोल्ड रिंग्स, y क्या था, नंबर ऑफ चेन, राइट। अगर आप एक भी गोल्ड रिंग नहीं बना रहे हो, अगर आप एक भी चेन नहीं बना रहे हो तो आपका प्रॉफिट 0 होगा। कहने का मतलब ये है। चलिए अब ए पॉइंट को लेते हैं। ए पॉइंट क्या है, 16 और 0, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर आप 16 गोल्ड रिंग्स बना रहे हो और 0 चेन बना रहे हो, राइट। अगर आप 16 गोल्ड रिंग बना रहे हो और 0 चेन बना रहे हो तो इस केस में प्रॉफिट कितना होगा, आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर 16 पुट करना है, राइट। x की जगह 16 पुट कर देते हैं। तो z इज इक्वल टू 300 इंटू में 16 प्लस में 190 इंटू में 0। तो अब बताइए, ये तो 0 हो गया, z की वैल्यू क्या आएगी, 4800। मतलब इस केस में प्रॉफिट जो है वो 4800 होगा। चलिए ठीक है। इस पॉइंट के बाद अब आते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट कितना है, 8 एंड 16। बी पॉइंट कितना है, 8 एंड 16। चलिए तो बी पॉइंट के अकॉर्डिंग z इज इक्वल टू 300 इंटू में 8 प्लस में 190 इंटू में 16 अब इसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2400। अच्छा अब 190 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो कहाँ मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ कर लेती हूँ। 190 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 16 9 जा 144 4 और यहाँ पर 14, 16 और 14 ये हो जाएगा हमारा 30, राइट। तो यहाँ पर 3040 तो आएगा आंसर क्या, 5440, राइट। चलिए तो यहाँ पर जब 8 गोल्ड रिंग और 16 चेन बनाई जा रही है तो प्रॉफिट हो रहा है 5440। चलिए अब बी के बाद और कौन सा पॉइंट बचा है, कॉर्नर पॉइंट, ये पॉइंट सी पॉइंट। तो सी पॉइंट क्या है हमारा, सी पॉइंट है 0 और 24। सी पॉइंट है 0 और 24, राइट। तो z में अब हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो z इज इक्वल टू 300 इंटू में 0 प्लस में 190 इंटू में 24, राइट। तो 190 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। 190 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। 0 0 8 3 0 6 5 4, राइट। तो यहाँ पर z की वैल्यू आ गई है 4560। अच्छा अब आप मुझे देख के बताइए कि कौन से कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, कौन से कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, देख के बताइए। ये देखिए यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर वो 8 गोल्ड रिंग्स एंड 16 नेकलेस बनाएगा ना तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हमने देखा जब 8 गोल्ड रिंग्स एंड 16 चेन्स बनाई जाती है एक दिन में तब जाकर मैक्सिमम प्रॉफिट होता है 5440 रुपीज़ का। तो इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम प्रॉफिट रुपीज़ 5440 कब होगा, when 8
rings and 16 chains are produced daily, राइट। तो यहाँ से हमें समझ आ गया क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था। हमने प्रोग्रामिंग क्यों की थी? ये प्रोग्रामिंग इसलिए की थी, ये चेक करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या थी कि एक दिन के अंदर कितने गोल्ड रिंग और कितने नेकलेस, कितने चेन बनाई जाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, राइट। तो हमें क्या करना है, ग्राफ में इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है। प्रॉब्लम्स मतलब डेली लाइफ से, रियल लाइफ सिचुएशन से आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी और ये प्रॉब्लम जो है ये किसी बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ ज्वेलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। ये बिजनेस जो है ये ज्वेलरी का बिजनेस है, तो इसमें कितनी गोल्ड रिंग बनाई जाए और कितने चेन बनाए जाए, यही तो पूछा गया है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। रिस्ट्रिक्शंस क्या थी? रिस्ट्रिक्शन ये थी कि 24 से ज़्यादा एक दिन में आइटम्स नहीं बन सकते, राइट। और टाइम की भी रिस्ट्रिक्शंस थी कि पर डे सिर्फ 16 आवर्स का टाइम ही अवेलेबल था। ये रिस्ट्रिक्शंस थी, राइट। इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को यूज़ करके, इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को ट्रैकल करके हमें ये बताना है कि हम कितने नंबर ऑफ गोल्ड रिंग्स एंड कितने नंबर ऑफ चेन्स बनाएं, कि एक दिन में कितने बनाएं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, राइट। और इस तरह से कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको एलपीपी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बताए ना वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए आज की वीडियो में हमने जो जो पॉइंट्स यूज़ किए हैं पहले एक बार उसको अच्छे से फिर से रिकॉल कर लेते हैं और उनकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं फिजिबल रीज़न की। फिजिबल रीज़न क्या है? देखिए, द कॉमन रीज़न डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स of a LPP is called the feasible region and every point in this region is a feasible solution of the given LPP। फिर से सुनिए, the common region determined by all the constraints of a LPP is called the feasible region and every point in this region is a feasible solution of the given LPP। अब देखिए, ये जो constraints थे ना, जो हमें restrictions दी हुई थी, उससे हमने ये रीज़न बनाया है ना। इसी रीज़न को, ये जो कॉमन रीज़न है जो कंस्ट्रेंट से बना है ना, द कॉमन रीज़न डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ए एलपीपी इज कॉल्ड फिजिबल रीज़न। इसको हम कहते हैं फिजिबल रीज़न। और इस फिजिबल रीज़न के अंदर, इस फिजिबल रीज़न में जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, जितने भी पॉइंट्स, वो उनको हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, उनको हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, राइट। चलिए अब बात करते हैं फिजिबल सॉल्यूशन एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो फिजिबल रीज़न के अंदर, फिजिबल रीज़न के अंदर जो भी हमारे पॉइंट्स आते हैं, फिजिबल रीज़न के अंदर जो भी पॉइंट्स आते हैं उनको हम फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या है? ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी इफ इट सेटिस्फाइज द कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब इस फिजिबल रीज़न के अंदर जो भी पॉइंट्स आ रहे होंगे, जो भी पॉइंट्स आ रहे होंगे, है ना, वो पॉइंट्स हमारे कंस्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई करने चाहिए और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करने चाहिए। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या थे? देखिए यहाँ पर हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या थे? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24। और दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी? दूसरी कंडीशन थी 2x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 32, राइट। और उसके बाद नॉन नेगेटिव कंडीशंस, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ये थी, राइट। अब यहाँ से अगर आप कोई भी एक पॉइंट उठा लोगे ना, यहाँ से, इसमें से कोई भी एक पॉइंट, वो पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स, इवन इस बाउंड्री पर, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स भी, ये बाउंड्री पे भी जितने भी पॉइंट्स हैं और इसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है फिजिबल सॉल्यूशन है। ये सारे पॉइंट्स फिजिबल सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए मैंने लिया 5 and 5, 5 and 5, 5 and 5, ये जो मैंने पॉइंट लिया है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो है ना इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। रख के देख लीजिए, 5 + 5 10 होता है, 24 से छोटा है। यहाँ पर रख के देख लीजिए, 5 × 2 10, 5 ×
2, 10 होगा, 10 में आप 5 को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 15, 15 तो 32 से छोटा ही होता है ना। अच्छा, अब जो भी आपका x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 है, y भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y भी ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस रीजन के अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो हमारे फिजिबल सॉल्यूशन होंगे, राइट। फिजिबल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो ना सिर्फ कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करें, इवन नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करें, राइट। अच्छा, अब इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ए सॉल्यूशन ऑफ ए LPP इज एन इनफिजिबल सॉल्यूशन if it does not satisfy the non-negative restrictions को जो सेटिस्फाई ना करे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं मैंने लिया -2 और -1, मान लेते हैं मैंने ये लिया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मैंने लिया है, ये जो पॉइंट है आप देख सकते हो ये इसके अंदर नहीं है। -2 और -1 जो है वो फिजिबल रीजन के अंदर नहीं आता है ना, लेकिन ये इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई ज़रूर करता है। कैसे, देख लीजिए, यहाँ पुट कीजिए, -2 -1 है ना, क्या आएगा -3, और -3 जो है ये लेस देन 24 होता है, राइट। इसमें पुट करके देख लीजिए, 2 -2 -1 क्या आएगा, -4 -1 -5, ये लेस देन 32 होगा, लेस देन 32। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मैंने एक पॉइंट लिया है जो फिजिबल रीजन में नहीं है, ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, इनफिजिबल सॉल्यूशन है। इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है वही समझना है हमें। इन पॉइंट्स को आप यहाँ पुट कीजिए, -2 है ना, -2 यहाँ पुट किया, -1 -3 जो है ये 24 से छोटा होता है, यहाँ पर पुट करते हैं -2 -4 -1 -5 5 भी 32 से छोटा होता है। तो ये जो पॉइंट है ये इन दो कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, क्योंकि कंडीशन क्या है, x और y ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेकिन ये तो लेस देन है। तो इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन ऑफ ए LPP इज एन इनफिजिबल सॉल्यूशन इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। कंस्ट्रेंट्स को तो सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो वो होता है इनफिजिबल सॉल्यूशन। आइए अब जानते हैं ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे फिजिबल सॉल्यूशन है ना, जितने भी, इवन अंदर वाले पॉइंट्स भी और कॉर्नर पॉइंट्स भी, इन सब में एक ही फिजिबल सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें z की वैल्यू को मैक्सिमम किया है, जिसमें हमारा z जो है मैक्सिमम है। वो कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट। अभी हमने यहाँ पर पॉइंट से सारे वैल्यूज निकाली थी ना z के, तो वहाँ पर मैक्सिमम z मैक्सिमम कब आया था? इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये है ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। इस पॉइंट को हम बोलेंगे, इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? ए फिजिबल सॉल्यूशन सेड टू बी एन ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन इफ इट आल्सो ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर से सुनिए, ए फिजिबल सॉल्यूशन सेड टू बी एन ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन इफ इट ऑल्सो ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी ये जो हमने केस लिया है इसमें हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम दिखाना है। ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें कॉस्ट को मिनिमम दिखाना होगा। तो जो सॉल्यूशन जेड फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करेगा वो हमारा ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन होता है, राइट। तो अब आपको समझ आ गया होगा फिजिबल रीजन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं और ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। चलिए अब कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि LPP के किसी भी प्रॉब्लम को हम इस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं। LPP के किसी भी प्रॉब्लम को हम इस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं जिसमें जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो हमें रिस्ट्रिक्शंस दी होती है, लिमिटेशंस दी होती है, उसको हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ में लिखते हैं और उसको हम कहते हैं सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, राइट। उसके बाद रियल लाइफ सिचुएशन में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें नंबर्स जो होते हैं कभी भी नेगेटिव में नहीं होते हैं, इसलिए x और y जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, राइट। चलिए एक बार इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? दिस इज द फंक्शन यू वांट टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? दिस इज द फंक्शन यू वांट टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर z इज इक्वल टू 300x प्लस में 500y, राइट। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की। दीज आर द लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस expressed as linear inequalities. These are the limitations or restrictions on the production process. प्रोडक्शन प्रोसेस में ये limitations होती है, restrictions होती है, जिनको हम linear inequalities में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2x प्लस में 4y लेस देन इक्वल टू 16 एंड 6x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 20, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स की। दीज आर द कंस्ट्रेंट्स which describe that the variable involved in LPP are non-negative. These are the constraints which describe that the variables involved in LPP are non-negative. जैसे कि ये है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या होती है। क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स एलपीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उन्हें ये तो पता होता है कि इसमें ग्राफ बनेगा, हमें कुछ इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस बनानी है और फिर हमें ग्राफ बनाना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एक्चुअली में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है क्या। ये रियल लाइफ पर बेस्ड प्रॉब्लम्स होती है जिनमें हमें कुछ प्रोग्रामिंग करनी होती है, राइट। तो आई होप अब आपको ये इन सब का मीनिंग पता होगा, क्योंकि जब आप बुक में इसके क्वेश्चंस करते हो तो इन वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं मालूम होता। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स क्या है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या है, और इनको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉर्नर पॉइंट्स मेथड से सॉल्व करेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं ये मैंने अभी आपको बता दिया। फिजिबल रीजन क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। फिजिबल सॉल्यूशन, इनफिजिबल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं और इनको सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड भी समझा दिया है। तो आज की वीडियो में हमने एलपीपी का बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।